हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने पॉलिटी के 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। आज हम लोग अपने 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जब हम क्वेश्चन और विकल्प पढ़ दें तब आप वीडियो रोक कर पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको अभी कितनी तैयारी करनी है। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के अनुसार मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। यह भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी है भाषाई, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 29 और 30 आता है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29 और 30 आता है। और आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण रखने का अधिकार होगा। तो ऑप्शन ए में है धार्मिक। धार्मिक का मतलब होगा संस्कृति से संबंधित है, और बी है भाषाई। तो इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ए और बी, क्योंकि अनुच्छेद 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षण रखने का अधिकार होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसका संचालन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 27, ऑप्शन बी है आर्टिकल 29 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 29 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 30। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 30 में अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 51 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 50 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है इसका उल्लेख भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 5,
बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1978 और ऑप्शन डी है 1980। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन संसद में कब पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है 1976 में पारित किया गया था। और बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती किसी से कार्य करवाना, और यह अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया था। तो इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1976। क्वेश्चन नंबर 6 है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है सरकारीय आयोग, ऑप्शन बी है काका कालेकर समिति और ऑप्शन सी है राजमन्नार समिति और ऑप्शन डी है सरदार पूर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति या सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसकी सिफारिश या संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एकल संक्रमणीय, ऑप्शन बी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष, आनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ऑप्शन ए में कहा गया एकल संक्रमणीय सही है, ऑप्शन बी में कहा गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्ति को भरने की अधिकतम समय सीमा है। ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 4 माह और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6 माह। 6 माह के अंदर यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, या त्यागपत्र दे देता है या किसी कारण से उसको हटा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर भरा जाना आवश्यक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राज्यपाल। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसके पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यदि जब उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तब, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है
तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यदि उस समय उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होगा। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात भी ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है KR नारायण, ऑप्शन डी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सभी लोगों को आंसर पता होगा। इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार या 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। नंबर 14 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को पदच्युत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 77। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75 होगा। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप पॉलिटी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।